संधि भाग 2 में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, अभिनंदन। कल संधि भाग 1 में हमने यण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि का अध्ययन किया था। यण, अयादि और पूर्व रूप के पश्चात आज इसके भाग 2 के अंतर्गत अचसंधि की ये 3 संधि आज हम पढ़ रहे हैं। गुण, वृद्धि और पररूप। गुण संधि सबसे पहले पढ़ रहे हैं। देखिए, गुण संधि के अंतर्गत हम 2 सूत्रों को पढ़ते हैं। प्रथम सूत्र है अदेंग गुण, है जो गुण संज्ञा विधायक सूत्र है, जिसको हमने संज्ञा प्रकरण में भी पढ़ा था। गुण संज्ञा अत और एंग की होती है। अत एंग च गुण संज्ञम स्यात्। पहले भी पढ़ा था हमने कि अत का तात्पर्य केवल ह्रस्व से होता है, क्योंकि जिस स्वर के पश्चात तपर पढ़ दिया जाता है, तय पढ़ दिया जाता है, उससे उसी के कालिक स्वर का बोध होता है। इसलिए यह ह्रस्व है, इसलिए ह्रस्व का ही, यानी ह्रस्व गुण है, गुण संज्ञक वर्ण है। इसी प्रकार एंग से तात्पर्य, एंग एक प्रत्याहार है। एंग प्रत्याहार में ये दोनों वर्ण हैं, ए और ओ, ये दोनों भी गुण संज्ञक है। इस प्रकार से 3 गुण संज्ञक वर्ण होते हैं, ए और ओ। दोनों ही तरीके से उत्तर अपेक्षित होते हैं। गुण वर्णा संति, तो वहाँ इस तरह भी पूछा जा सकता है, तो वहाँ आपको ए और ओ उत्तर भरना है। इस तरीके से भी उत्तर आ सकता है, आत एंग, अत एंग, आतेच, इस तरीके। तो आपको गुण संज्ञा के रूप में अत और एंग को भरना है। दूसरा सूत्र इसका आद गुण है। पहला अदेंग गुण और दूसरा आद गुण। आद गुण सूत्र गुण संधि विधायक सूत्र है और अदेंग गुण गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। वो तो ये बताता है कि कौन कौन से वर्ण गुण संज्ञक है, किन किन वर्णों को हम गुण कहेंगे। और ये जो आद गुण है, ये गुण संधि विधायक सूत्र है। ये कहता है अवर्णाद अचि परे गुण एकादेश स्यात्। अवर्ण के पश्चात अच परे रहते गुण एकादेश संधि होती है। ये गुण विधान करता है, गुण संधि का विधान करता है। ये संज्ञा सूत्र है, ये विधि सूत्र है, ये विधान करता है। जैसा कि एक चीज दोनों में समान स्पष्ट नजर आती है कि इसमें अत लिखा है और इसमें आत लिखा है, तो यहां भी यह प्रश्न उठता है कि यहां भी केवल आ होना चाहिए, लेकिन इसमें अंतर है। यहां ए वर्ण की पंचमी है, राम से रामात, उसी तरह ए से आत, इसलिए ये तपर नहीं है, ये पंचम्यंत पद है। इसलिए इसका अर्थ अवर्णात करेंगे। अवर्णात अचि परे गुण एकादेश स्यात्। आज जो हम ये संधि पढ़ रहे हैं, ये एकादेश संधि है। यण और अयादि एकादेश संधियां नहीं थी, ये एकादेश संधि है। इसमें 2 वर्ण मिलकर के दोनों की जगह पर एक आदेश होता है परिवर्तन के रूप में, इसलिए इनको एक आदेश, एक सूत्र आता है जिसका ये उस अधिकार सूत्र में ये काम करते हैं। एक है पूर्व परयो, यानी पूर्व और पर दोनों की जगह पर एक आदेश कार्य किया जाता है, इसलिए गुण एक आदेश संधि है। तो अदेंग गुण गुण संज्ञा करता है, आद गुण गुण का विधान करता है, गुण संधि करता है। 3 वर्ण गुण संज्ञक होते हैं, ए ओ, जिसको अत और एंग भी कहते हैं। आद गुण सूत्र गुण संधि तब करता है जब प्रथम पद, यानी जिससे हम गुण संधि करेंगे, उसके प्रारंभिक स्थिति में ए वर्ण होना चाहिए। ए वर्ण से तात्पर्य ए भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। इसलिए जब ए और आ के पश्चात अगर कोई संधि होती है, इसका मतलब वहाँ सबसे पहले हम गुण संधि, क्योंकि यण संधि में ए और आ स्टार्ट नहीं था, अयादि में भी नहीं था और पूर्व रूप में भी नहीं था, लेकिन अदेंग गुण में, गुण संधि में हम प्रथम स्थिति में ए और आ देखते हैं। उसके पश्चात अब आद गुण सूत्र को देखें तो वहाँ स्पष्ट लिखा है कि ए वर्ण के पश्चात अच पर में होना चाहिए। अच में तो सभी अच आ जाते हैं, सारे स्वर आ जाते हैं।
तो ऐसी स्थिति में समस्त अचों में गुण होना चाहिए, ए प्लस ए में भी गुण हो जाना चाहिए इस आधगुणा सूत्र के आधार पर। तो ऐसी स्थिति में यहाँ इससे गुण संधि प्राप्त हो जाती है, ए प्लस ए में भी हो जाती है। लेकिन अपवाद सूत्र जो काम करते हैं, उन अपवाद सूत्रों के आधार पर अपवाद सूत्र इस संधि को बाध करके अपनी अपनी संधियां करते हैं अन्य वर्णों में, और अंत में केवल यही वर्ण बच जाते हैं जिनमें हम गुण संधि का प्रावधान करते हैं, और वो वर्ण है ई, उ, री और ली। इसलिए ए और आ के पश्चात ये चारों की स्थितियां होने पर ही हम गुण संधि का प्रावधान करते हैं, गुण संधि का विधान करते हैं। और जब गुण संधि का विधान करते हैं तो एक सामान्य सी शर्त ये हो गई कि इस तरह की स्थिति हमारे सामने होनी चाहिए। ए और आ के पश्चात जब ई का प्रयोग होता है तो वहाँ ये गुण होता है एंग का ए, और इसी तरह उ या उ होने पर दूसरा गुण होता है उ। ए या आ के पश्चात री होने पर या दीर्घ री होने पर उसको गुण होता है ए, लेकिन रे के पश्चात उरण अपर की रपरत्व प्रक्रिया होकर के वो गुण ए के रूप में अर हो जाता है। तो ए गुण दो भागों में बढ़ जाता है। एक को हम अर कहेंगे अगर बाद का ए और आ के पश्चात री आ जाता है तो वहाँ रपर होगा, और अगर ली आ जाता है तो वहाँ लपर होगा। इस प्रकार से ये ए गुण दो भागों में बढ़ जाता है, एक को हम अर कहते हैं और दूसरे को हम अल कहते हैं। ये हुई बात कि दोनों पदों में, दोनों स्थितियों में दोनों स्वर मिलने पर क्या परिवर्तन होता है। प्लस के रूप में हम देखेंगे तो ऐसे स्थिति आने पर आपको ये परिवर्तन करना है। यहाँ समस्या ये है कि कभी कभी ये स्थिति होती है कि संधि को पहचानने में दिक्कत आ जाती है कि किस तरीके से इस संधि को पहचाना जाए। तो ऐसी स्थिति अब तक की जो तीनों संधियां हमने पढ़ी थी उनकी पहचान बिल्कुल सरल सी नज़र आ रही थी आपको कि यह वह से पहले आधा अक्षर के रूप में हम यण संधि की तरफ चलेंगे। अयादि संधि में हमको यह वैसे पहले ए या आ होना अपेक्षित होगा, तब हम उसकी तरफ चलेंगे। पूर्व रूप में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पूर्व रूप में ए और ओ के पश्चात अवग्रह का चिन्ह मिलेगा। तीनों संधियां बिल्कुल सहज तरीके से हम पहचान रहे थे। अब गुण संधि में ये देखें कि हम जैसे अयादि कहीं स्पष्ट नहीं आ रही है, यण स्पष्ट नहीं आ रही है, पूर्व रूप नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसी स्थिति में दोनों पद मिलते हैं जहाँ पर संधि स्थल में हमको ये तीनों चारों चीज़ें नज़र आ रही हो, ए आ रहा हो, ओ आ रहा हो, अर आ रहा हो, अल आ रहा हो, तब समझ जाएं कि ये गुण संधि का उदाहरण हो सकता है, और उसको देख करके फिर उसका आपको संधि विच्छेद करना है। बीच में जैसे अर जैसी स्थिति आ रही है दोनों पदों के बीच से में, तो वहाँ समझ जाओ कि वहाँ री से स्टार्ट होगा दूसरा पद, प्रथम पद ए या आ के रूप में। जैसे नीचे किसी एक उदाहरण को देखते हैं हम। जैसे मान लो ये देखा स्वेच्छा, स्वेच्छा उदाहरण में हम देख रहे हैं। अब बिल्कुल स्पष्ट देखिए, हम संधि पहचाना बिल्कुल सरल है। हमने तीन संधियां पढ़ी, आराम से 3 उंगलियों पर गिनेंगे। यण संधि में मैंने कहा था यह वरे से पहला आधा अक्षर, तो बिल्कुल आधा अक्षर है तो यण संधि की तरफ चल सकते हैं। तो वहाँ अब यण संधि में एक बात और बताई थी कि अगर वो य वरे में जो मात्रा है, स्वर है, उससे अगर वो पद पीछे वाला राइट पद बन जाता है तो वो यण है बिल्कुल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ तो एच्छा होना चाहिए फिर, इसलिए ये यण संधि नहीं है। तो इस तरीके से थोड़ा सा अभ्यास हम करेंगे तो निश्चित रूप से आराम से अपना उत्तर भर सकते हैं। और ये अब हम देखें कि इसका मतलब यण नहीं, तो यण नहीं तो फिर क्या है? फिर तो हमको ये भी नजर आ रहा है कि स्वेच्छा में शायद पद हो सकता है, अच्छा स्व ऐसा शब्द आ रहा है। इसका मतलब निश्चित रूप से यहाँ ए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये गुण संधि है। और अब प्लस के रूप में हमको ई से स्टार्ट करना है, और उसी से एक शब्द बन रहा है इच्छा, और प्रथम पद स्व। एक शब्दकोश भी हमारे पास रखें कि स्व भी एक शब्द होता है, तो स्व प्लस इच्छा से स्वेच्छा बनेगा। सारे उदाहरण पूरे जितने भी दे रखे हैं सब में आप इस तरीके से करेंगे। पहला उदाहरण देखिए, परम ईश्वर, ए है, ई है, ए और ई के स्थान पर एकादेश ए हुआ, परमेश्वर हुआ। अब मान लो परीक्षा में परम ईश्वर आता है, इसका मतलब ए और ई के स्थान पर सामान्य इस नियम से कर देंगे। लेकिन ये पूछा जाता है परमेश्वर में कौन सी संधि है, क्या संधि विच्छेद है, तब देखेंगे हम कि यहाँ एक स्पष्ट सा एक शब्द हमको परम जैसा नजर आ रहा है और उसके ऊपर ए है, इसका मतलब ए के रूप में गुण संधि। इसका मतलब यहाँ दूसरा पद ई से स्टार्ट है और ये परम प्लस ईश्वर, इसमें हम गुण संधि भरेंगे। सभी उदाहरण इस तरीके। दूसरा देखिए, सा ईयम, आ और ई के स्थान पर ये करेंगे सेयम। कभी कभी इनके संधि विच्छेद करते समय दिक्कत आ जाती है। संधि विच्छेद के रूप में हम ये देखते हैं कि भाई सेयम का संधि विच्छेद कराता है, तो कभी कभी हम गलती से उसको से ईयम कर देते हैं,
थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि शब्दकोश में स एक पुल्लिंग शब्द है, वो विसर्गांत होता है। इसका मतलब यहाँ इयम शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ स्त्रीलिंग शब्द उसका एक तरह से विशेषण विशेष्य के रूप में सा इयम होगा और ये सेयम करेंगे। ऐसा ही एक उदाहरण और दिया था मैंने, बालिका प्लस इयम। तो यहाँ भी देखिए बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए आगे इयम है, आ और ई के स्थान पर हमने ए गुण किया। एक है उप इंद्र उपेंद्र, पूरे पद में भी हमको एक पद भी अगर पकड़ में आ जाता है, इसका मतलब हम समझेंगे कि उसमें मात्रा कौन सी है और उसके आधार पर गुण संधि की पहचान कर लेंगे। इतर इतर इतरितर, इसी तरह से गंगा उद्गम गंगोदकम, भवन ऊपरी भवनोपरी, भवनोपरी देखेंगे तो भवन शब्द है, पीछे ओ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ इसमें गुण संधि की स्थिति करेंगे। वसंत तर्तु, उधर देखा आपने वसंत तर्तु लिखा हुआ है, इसका मतलब वसंत तो एक शब्द आता है। अब वसंत शब्द के पश्चात हमको अर दिखाई दे रहा है, अर दिखाई देने पर यह समझे हम कि इसका मतलब बीच में अर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ अर किस संधि में आता है, गुण संधि में, और यहाँ ए प्लस री होगा, इसलिए वसंत ऋतु। इसी तरह ग्रीष्म ऋतु, इसी तरह कृष्ण रिद्धि कृष्ण रिद्धि अर आ जाएगा। च प्लस ऋषि, ए और री के स्थान पर अर, बीच में अर देख रहे हैं, इसका मतलब री से स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद एक ये है जैसे तौ प्लस लृकार। अब मैंने कहा कि अगर री आता है तो अर कर देंगे, लृ आता है तो अल कर देंगे, इसलिए बीच में हमको अल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये समझें कि दूसरा पद हमारा संधि का जो है वो लृ से स्टार्ट होगा और वो तवलकार होगा। इसी तरह से मम प्लस लकार ममलकार, यहाँ पर भी ए और लृ के स्थान पर हमको अल करना है। एक उदाहरण आगे है जैसे जीमु तस्सेव, तो जीमु तस्सेव देखा आपने, इसमें एक पद हमको इव जैसा या एव जैसा नजर आता है, तो एव के रूप में रहेगा तो निश्चित रूप से यहाँ वहाँ वृद्धि आदि संधि हो सकती है, इसलिए यहाँ इव पद माना जाएगा, तो जीमु तस्य इव। इसी तरह से अपेक्षा है, उपेक्षा है, अपेक्षणम है, ऐसे जो शब्द है उपसर्ग अकारांत है, इसका मतलब जब उसमें ए आ रहा है, इसका मतलब यहाँ हम गुण संधि की स्थिति करेंगे। ये इस तरीके से हम इनके आधार पर गुण संधि के उदाहरणों को पहचान सकते हैं। प्लस के रूप में इस तरीके से हम गुण संधि कर सकते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि क्या सभी सारे गुण संधि के उदाहरण इस तरीके से, कहीं कोई अपवाद कोई विशेष बात तो नहीं है, तो यहाँ थोड़ी सी विशेष बात है। ए के पश्चात ई आने पर सब जगह गुण संधि हो रही है और ऐसा नियम भी है, लेकिन एकमात्र ऐसा उदाहरण है ये स्व प्लस ईर है जिसमें हम गुण नहीं करते, और यहाँ कात्यायन के एक वार्तिक के द्वारा हमको वृद्धि करनी पड़ती है। उसने यहाँ वृद्धि की खोज की है कि इसमें वृद्धि की जाएगी। स्वादि रेरिणो एक वार्तिक है, उसके आधार पर स्व के पश्चात ईर या ईरिण है, ईर से संबंधित, ईर से बढ़ने वाले जितने भी शब्द हैं उनके साथ हम याद रखें, उनमें कभी भी गुण संधि नहीं करेंगे, उनमें हमको वृद्धि संधि करनी है। तो इस तरीके से पढ़ें कि ए के पश्चात ई आने पर क्या सब जगह गुण संधि होती है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए कि एक जगह नहीं होती, और वो कौन सा है, वो है प्लस ईर शब्द, ईर से बना हुआ कोई भी शब्द, ईरिण है, इस ईरी शब्द है, ये शब्द अगर आ जाता है तब आपको गुण नहीं करना, उसमें वृद्धि करनी है। इसके पश्चात दूसरा आता है ऊ वाला शब्द। ऊ के रूप में कुछ शब्द हैं, जैसे एक तो प्र उपसर्ग हो, उसके बाद ऊ है, ऊढ़ी, ऊढ़ है, इस तरह के जो शब्द हैं उनमें हमको वृद्धि ही करनी होती है, उसमें हम कभी भी गुण संधि नहीं करेंगे। इसके पश्चात अक्ष प्लस उहिनी, यहाँ पर भी हमको गुण नहीं करना है, इसमें भी हम वृद्धि का प्रयोग करेंगे। अक्षात दुहिन्याम उपसंख्यानम एक वार्तिक, उसके आधार पर इसको वृद्धि। इसी तरह पृष्ठ प्लस ऊ है, विश्व प्लस ऊ है, जहाँ ऊ है शब्द आ जाए, इधर शब्द हो, तो वहाँ पर भी हमको वृद्धि करनी है। एत्ते धत्यु, इस तरह का जो सूत्र है उसके आधार पर ये वृद्धि का प्रावधान है। तो गुण को पढ़ने पर यह भी याद रखें कि कहाँ गुण की स्थिति होने पर गुण नहीं होता अपितु वृद्धि होती है। तो ये कुछ गिने चुने उदाहरण हैं, इनको हम पहले याद करें कि इनमें गुण संधि नहीं होती है। इस तरीके से आपको गुण संधि पढ़नी है। अब इसके बाद हम वृद्धि संधि पढ़ते हैं। गुण संधि के बाद वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं। गुण संधि की तरह ही वृद्धि संधि के सूत्र, वहाँ भी दो सूत्र थे, अदेंग गुण और आद गुण। यहाँ भी दो सूत्र है, वृद्धि रादेच और वृद्धि रेची। वृद्धि रादेच ये सूत्र
वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है और वृद्धि रेची ये सूत्र वृद्धि संधि विधायक सूत्र है। ये संधि का प्रावधान करता है और ये संज्ञा का प्रावधान करता है। संज्ञा मतलब नाम, अर्थात वृद्धि नाम किस किस को दिया गया, तो वृद्धि नाम दिया गया आत और एच को। वृद्धि आत एच, आत एच वृद्धि संज्ञा स्यात्। आत और एच की वृद्धि संज्ञा होती है। जैसे वहां पढ़ा था आत और एंग की गुण संज्ञा होती थी, वहां ए के पीछे तपर था, यहाँ आ के पीछे तपर है। इसका मतलब यहाँ तय पढ़े जाने का मतलब इससे केवल आग ही ग्रहण किया जाएगा, ए ग्रहण नहीं किया जाएगा। इसलिए किसी एक स्वर को जब ग्रहण किया जाता है, एक तरह के स्वर को ग्रहण किया जाता है, चाहे वो रस हो चाहे दीर्घ हो, तो ऐसी स्थिति में उसके पीछे तपर पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। अगर तपर नहीं पढ़ते हैं तो ए पढ़ते हैं, तो ए का मतलब ए और आ दोनों हो सकते हैं, इसलिए यहाँ तपर पढ़ने का कारण आ है। इसके बाद लिखा एच। एच में दो वर्ण आते हैं, ऐ और औ। इस प्रकार से ये तीनों वर्ण आ, ऐ, औ, इन तीनों का नाम वृद्धि है। प्रश्न आता है अधोलिखितेषु वृद्धि संज्ञा वर्ण अस्ति या नास्ति, तो वहाँ इन तीनों को देखना है। आ, ऐ, औ ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। अब वृद्धि संधि का जो विधान करता है वो सूत्र वृद्धि रेची। अलग अलग करेंगे तो वृद्धि प्लस एची। यहां भी आद गुण की तरह अर्थ है ए वर्णात्, वहां भी ए वर्णात् था, लेकिन वहां अची परे था, अब यहां ए वर्णात् एची पर। इसका मतलब उस अची में से एची इसने ले लिया, तो जब ए ओ आई औ इसमें निकल गए तो अब ए ई उ री री यही बचेंगे, और उसमें भी ए सवर्ण में चला जाएगा तो केवल 4 गुण संधि में रह गए थे, ई उ री री, और ये 4 इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ एच पर में रहने पर वृद्धि एक आदेश संधि होती है, दोनों के स्थान पर ए वर्ण के स्थान पर, और एच जो पर में रहता है उन दोनों के स्थान पर हम वृद्धि एक आदेश संधि करते हैं। ये भी एक एकादेश संधि है। अब इस वृद्धि रेची सूत्र के द्वारा एच के 4 वर्ण हैं, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए एच प्रत्याहार 2 तरह का होता है, एक एच प्रत्याहार ये था और एक एच प्रत्याहार ये है। इस एच प्रत्याहार में 2 वर्ण होते हैं, ऐ और औ। इस एच प्रत्याहार में 4 वर्ण होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। तो वृद्धि संधि जो विधान करती है उसके लिए ए और आ के पश्चात चारों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन जब वृद्धि नाम दिया जाता है तो वो केवल ऐ और औ को दिया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ ए और आ के पश्चात अगर ए और ऐ आ जाता है तो वहाँ ऐ वृद्धि का प्रावधान किया जाएगा वृद्धि रेची सूत्र से, और अगर ए और आ के पश्चात और औ का प्रावधान है लिखा हुआ है तो उसको आपको औ वृद्धि करनी। इसका मतलब अगर प्रश्न आता है कि वृद्धि रेची सूत्र कितने वृद्धि संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है वृद्धि रेची सूत्र के द्वारा, तो केवल 2 वृद्धियों का विधान करता है, ऐ और औ का। आ का विधान वृद्धि रेची सूत्र नहीं करता है, इसलिए इसमें केवल 2 वृद्धि संज्ञक वर्णों का ही उदाहरण अपेक्षित होते हैं, जो कि ये 1 से 8 तक इधर कुछ उदाहरण इसके लिखे हुए हैं। जैसे पहला देखते हैं, जन ओघ लोगों का समूह, तो यहाँ ए के पश्चात सीधा ओ है, इसलिए ये औ वृद्धि के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से दूसरा आकारांत प्रयोग है गंगा ओघ उसका प्रवाह, तो यहाँ पर भी वृद्धि हुई है, गंगौघ है। इसी तरीके से देख रहे हैं महाओषधि महोषधि। औषधि शब्द ओकारांत प्रयोग किया गया है, ओकारांत प्रयोग भी किया जाता है, औकारांत भी किया जाता है, महाओषधि महोषधि। इसके बाद है देव ऐश्वर्यम देवेश्वर्यम। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि शब्दकोश के अभाव में जब कुछ बड़े स्तर पर परीक्षाएं ली जाती है तो वहाँ कुछ गलतियाँ होने की संभावना रहती है। जैसे देवेश्वर्यम का संधि विच्छेद पूछा जाता है और वहाँ ये कहा जाता है बताइए क्या ऑप्शन राइट होगा, तो वहाँ ये दोनों लिख दिए जाते हैं, जैसे देव ऐश्वर्यम और एक लिखा जाता है देव ऐश्वर्यम। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ध्यान रखें कि जहाँ पर ये इस तरीके से ये यम जो जोड़ा हुआ है यानी ये स्या प्रत्यय है, और स्या प्रत्यय की स्थिति में ये प्रथम पद वृद्धि संज्ञक ही होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब ये इस तरीके से पीछे जब यम का प्रयोग होता है उससे पहले
ए और आ का लोप होता है तो वहाँ स्टार्ट में हमको वृद्धि संज्ञक वर्ण देखना है। ऐश्वर्यम आई वाला होगा तो देव ऐश्वर्यम देवेश्वर्यम। इसी तरह से अगला है राष्ट्र ऐक्यम, तो इसको भी कहेंगे राष्ट्रैक्यम, यहाँ भी वही बात है। अगला है कृष्ण एकत्वम। अब देखिए यहाँ ऐसा स्या प्रत्यय की स्थिति नहीं है तो ये एकत्वम के ए वाला प्रयोग है तो कृष्णैकत्वम। इसी तरह से कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, तो यहाँ पर भी देखिए ए और औ को कृष्णोत्कंठ्यम औवृद्धि के रूप में प्रयोग किया गया है। तस्य एव तस्यैव। अब पूछा तस्यैव का संधि विच्छेद क्या है, तो ध्यान रखें कि यहाँ जब ये वृद्धि संज्ञक स्वर नजर आ रहा है इसका मतलब ये निश्चित है कि वहाँ एव आएगा, क्योंकि पद एव और इव दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ ये वृद्धि संज्ञा के कारण वृद्धि के रूप में तस्यैव एव को संधि विच्छेद के रूप में लिखा जाएगा। अब इससे अगला क्रम ये होता है वृद्धि संधि में कि हमने दो ही वृद्धियाँ पढ़ी आई और औ, तो आ नामक वृद्धि कब होती है, तो उसके लिए ये है कि दूसरा पद री या लरी से स्टार्ट होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वहाँ आ नामक वृद्धि होती है। लेकिन अब समस्या ये है कि ए और आ के पश्चात री आने पर गुण भी होता है, जैसे महा प्लस ऋषि महर्षि, और जैसे कृष्ण प्लस रिद्धि कृष्णर्धि। तो अब एक चुनौती सी है कि कहाँ पर हम ए और आ के पश्चात री आने पर आवृद्धि करें और कहाँ पर हम गुण करें। तो इसके लिए सीधा सा उत्तर है, हम तीन ऑप्शन पर चलते हैं। सबसे पहला तो ये है कि सबसे पहले तो ये याद रख लें कि ये तीन शब्द प्लस के बाद होंगे तब वहाँ वृद्धि की तरफ चल सकते हैं। एक तो ऋणम होना चाहिए दूसरे पद का प्रारंभिक, एक रित हो सकता है, और एक कोई उपसर्ग के पश्चात रिकार से प्रारंभ होने वाली कोई क्रियापद हो सकते हैं। इन तीन स्थितियों में हमको आवृद्धि करनी है, अन्यत्र सब जगह हमको गुण करना है। ये थोड़ा सा अंतर पढ़ करके इस तरीके से पढ़ें। और अब ये ऋणम के लिए भी निश्चित है, ऋणम के बाद में रहने पर केवल इन 6 जगह पर ही आवृद्धि होगी और रपर होगा। इसके अलावा कहीं ऋणम आता है तो वहाँ आवृद्धि नहीं होगी, वहाँ गुण ही होगा। इसलिए याद रखना है 6 शब्द प्रय, वत्सतर, कंबल, वसन, ऋण और दस। इनके सबके पीछे ऋणम शब्द आएगा तो वहाँ आवृद्धि होगी और उसको रपर होगा, जैसे प्रारणम, जैसे वत्सत्रारणम, जैसे कंबलार्णम, जैसे वसनार्णम, जैसे ऋणार्णम, जैसे दशार्णम। इन 6 के साथ ही ऋण शब्द आने पर आर वृद्धि होती है, यानी आवृद्धि होती है, रपर होता है। बाकी सब जगह ऋण आने पर हमको गुण ही करना है, अर करना है। जैसे तस्य प्लस ऋणम करेंगे तो उसको आर नहीं करेंगे, उसको तस्य ऋणम गुण ही करेंगे। तो पहला बिंदु ये रहा, इसके आधार पर आवृद्धि करेंगे। दूसरा है ऋतेच तृतीय समास, एक वार्तिक है कात्यायन की, वो कहता है कि अगर ऋत शब्द पीछे है, तृतीय तत्पुरुष समास है, तो वहाँ भी आवृद्धि होगी, वहाँ और गुण नहीं करेंगे। इसलिए याद रखना है पीछे ऋत होना चाहिए, वहाँ तृतीय तत्पुरुष जैसी स्थिति होनी चाहिए। तृतीय तत्पुरुष का मतलब कारण के रूप में होना चाहिए, जैसे सुख से प्राप्त, ज्ञान से प्राप्त, दुख से प्राप्त, इस तरह के जो उदाहरण होंगे उनमें हमको आर करना है। तो सुख प्लस ऋत है सुखार्थ है, इसी तरह से ज्ञान प्लस ऋत है ज्ञानार्थ है, इसी तरह से दुख प्लस ऋत है दुखार्थ है। तो इनके रूप में हमको आर वृद्धि बतानी। तो ऋत शब्द होना चाहिए, तृतीय तत्पुरुष होना चाहिए। अगर तृतीय तत्पुरुष समास नहीं है तो वहाँ भी गुण ही होगा, जैसे परम प्लस ऋत है। तो अब इसमें गुण करेंगे परमर्थ है, क्योंकि यहाँ परम के रूप में तृतीय तत्पुरुष नहीं है, क्योंकि परम एक विशेषणवाची शब्द है और ये तृतीय तत्पुरुष का प्रतीक नहीं है, ये कर्मधारय समास का प्रतीक है। इसलिए यहाँ पर हम इसको गुण करेंगे, वृद्धि केवल तृतीया में करेंगे, जहाँ से चिन्ह आएगा, सुख से प्राप्त, दुख से प्राप्त, ज्ञान से प्राप्त, इसमें नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ आपको गुण करना है, परम अर्थ है। लेकिन इस दूसरे ऑप्शन में कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो कभी कभी ऐसा भी है, जैसे त्रसार्थ,
अब ये कहा जाता है कि भाई तृषार्थ में कौन सी संधि है, तो अब ऐसी स्थिति में वैसे तो आर्थ जब नजर आता है तो एक तरह से रिते से तृतीय समास से हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें अधिकतर जब ऑप्शन के रूप में सामने आएगा तो अधिक जो सही उत्तर है वो तृषा प्लस आर्थ के रूप में दीर्घ संधि वाला उत्तर मान्य होगा। तृषा प्लस आर्थ यानी प्यास से पीड़ित, इसके रूप तो यहाँ दीर्घ संधि का प्रावधान होगा। तो ऐसे उदाहरणों में इस तरीके से पूछा जाए तो आपको ये ऑप्शन भरना है ऐसे। बाकी ये एक प्रसिद्ध उदाहरण के रूप में रिते से तृतीय समास एक उदाहरण है, वह हमको वृद्धि करनी है, लेकिन इसमें आपको दीर्घ बताना है। तृषा है, पिपासा है, बुभुक्षा है, इनके पीछे अगर अर्थ दिखाई देता है इसका मतलब वह हम उसको दीर्घ संधि का उत्तर भरेंगे। अगर कोई परम, महा इत्यादि विशेषणवाचक होते हैं तब आपको उसको गुण करना है रिते के साथ, बाकी में इसको वृद्धि करनी है। इसके बाद अगला एक और है उपसर्गात् धृति धातु, यानी उपसर्ग होना चाहिए और उपसर्ग के पश्चात रि से प्रारंभ होने वाली बहुत कम क्रियाएं होती है, रिच्छति है, ऋण होती है, इस तरह की जो क्रियाएं होती है उनके साथ ही आर वृद्धि होती है, यानी आवृद्धि होती है, उसको रपर हो जाता है। इसलिए उप प्लस रिच्छति उपार्छति, प्र प्लस रिच्छति प्रार्छति, तो यहाँ उपसर्ग है और उसके बाद री से प्रारंभ होने वाले क्रियापद है, इसलिए इसको आवृद्धि करेंगे, तो ये उपार्छति प्रार्छति। इस तरीके से हम कहाँ पर ए प्लस री में अर गुण करना है, कहाँ पर ए प्लस री में आर वृद्धि करनी है, उसका अंतर आराम से समझ सकते हैं। 3 स्थितियाँ याद रखें, ऋणम, ऋत है और रिच्छति, एक तरह से यही समझें उपसर्ग प्लस रिकार से स्टार्ट होने वाली क्रियापद, इनमें हमको आर करना है। इसमें ये 6 शब्द होते हैं, इसमें कई शब्द हो सकते हैं, तृतीया का चिन्ह होना चाहिए, पीछे रित होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आर करेंगे। यहाँ उपसर्ग होना चाहिए, रिच्छति होना चाहिए, इनके अलावा सब जगह गुण करना है। ये ए प्लस री में अर और आर का भेद है। इस तरीके से गुण और वृद्धि में हम अंतर करेंगे। इन 2 स्थितियों में निश्चित रूप से वृद्धि ही होती है। ई और ऊ के रूप में निश्चित रूप से हमने गुण ही पढ़ा था, कुछ ऐसे अपवाद उदाहरण पढ़े थे जिनमें वृद्धि हो रही थी। तो इस तरीके से गुण और वृद्धि दोनों का हम अंतर कर सकते हैं। वृद्धि को आप इस तरह पढ़ें, गुण को आपको इस तरीके से पढ़ना है। अब हम पररूप संधि पढ़ रहे हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन, वृद्धि के पश्चात पररूप, क्योंकि वृद्धि का अपवाद पररूप है। वृद्धि की जो स्थिति थी उसी तरह की स्थिति पररूप की है। पररूप में भी ए प्लस ए अथवा ओ दिखाई दे रहा है और ऐसा ही वृद्धि संधि में भी मिल रहा था। तो दोनों में क्या अंतर है, कैसे पहचाने कि पररूप कहाँ होगा और वृद्धि कहाँ होगी। तो ऐसी स्थिति में पररूप संधि का प्रथम जो सूत्र पाणिनि ने बनाया है वो है एंगी पररूपम। अवर्णांतात उपसर्गात एंगादौ धातु परे पररूपम एकादेश स्यात्। अवर्णांत उपसर्ग होने चाहिए और उसके पश्चात एंग यानी 2 वर्ण है, ए और ओ, उससे प्रारंभ होने वाली कोई धातु यानी क्रियापद होना चाहिए। तब वहां हमको वृद्धि नहीं करके उस जगह पररूप करना है। ये डिफरेंस दोनों में कि यहां पहला तो उपसर्ग जरूरी है और उपसर्ग के बाद ए और ओ जरूरी है, वो भी किसी क्रिया के होने चाहिए, क्रिया से प्रारंभ होने चाहिए। तब हम वृद्धि नहीं करेंगे, तब उसको हम पररूप करेंगे इस सूत्र के द्वारा। तो जैसे पहला उदाहरण है प्र एजते, तो ये अकारांत उपसर्ग है, ए से प्रारंभ होने वाला क्रियापद है, इसलिए यहाँ इसको वृद्धि नहीं कर सकते, वृद्धि रेची से इसको हमको पररूप करना होगा। इसलिए एक मात्रा के रूप में है, लेकिन अब ध्यान रखना है कि उपसर्ग है, उपसर्ग एक मात्रा है लेकिन क्रियापद है, तब वहाँ गुण नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पररूप। बहुत गिने चुने उदाहरण है पररूप संधि के, इसलिए इस तरीके से याद कर सकते हैं। दूसरा है उप औस्ति। औस्ति एक क्रियापद है, से प्रारंभ है, उधर उपसर्ग है, इसका मतलब पूर्व पररूप होगा। उपोस्ति पररूप के रूप में प्रयोग करेंगे। और जैसे अप एजते, यहाँ भी वही अकारांत, वही इस तरह बहुत कम क्रियापद ए और ओ से इस तरह से प्रारंभ होने वाले। लेकिन इसके तुरंत बाद उधर हम देख रहे हैं वहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है उप एति, और उसमें देखो वृद्धि की हुई है, जबकि उपसर्ग भी है, वही क्रियापद है। तो वहाँ लिखा मैंने अपवाद, यानी एक इसको बांधने वाला एक सूत्र है, अपवाद सूत्र है, और वो सूत्र है हमारा एत्ते धत्युत्सु जो पढ़ा था, उसमें ये बताया कि एति और एदते इसके साथ उपसर्ग होने पर उसको
वृद्धि ही होगी, उसको पर रूप नहीं होगा। तो दो क्रियापद याद रखने हमको, एति इण धातु से निष्पन्न और एदते एद धातु से बना हुआ, इनके साथ हमको पर रूप नहीं करना है, इनके साथ हमको वृद्धि करनी है, इसलिए इनमें वृद्धि होगी, उपेति और उपेदते। बाकी जो क्रियापद हैं उनमें हमको इस तरीके से पर रूप करना। यह है प्रथम सूत्र एंगी पर रूपम, जो पर रूप को बताता है। एक और सूत्र बनाया पाणिनि ने ओमांगोष्ठ से, वो कहता है कि ओम और आंग ये पर में होने पर वहां भी पर रूप एक आदेश होता है। तो जैसे शिवाय ओम नमः कहते हैं, तो शिवाय प्लस ओम है, तो यहाँ ए और ओ को वृद्धि नहीं होकर के पर रूप होगा, ये सूत्र इसमें विधान करता है। ओम पीछे है, औ प्लस ए ही को, अब औ प्लस ए ही को इधर भी देख सकते हैं हम, क्योंकि ए ही लिखा हुआ है तो एक तरह से इसका भी उदाहरण हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ए ही जो है उसमें आ उपसर्ग है पहले, औ प्लस आ प्लस ई ही है, इसलिए वो आ और ई के आधार पर आंग उपसर्ग के कारण वो इसका उदाहरण है, ओम आंगोष्ठ का है, तो अवे ही यहाँ भी हम पर रूप करेंगे। इसी तरह शिव प्लस आ प्लस ई, यहाँ पर भी शिवे ही, इसमें भी हमको पर रूप करना होगा। तो इस तरीके से ओमांगोष्ठ सूत्र में ओम पर में होना चाहिए, अथवा आ आंग उपसर्ग के पश्चात की स्थिति होने पर वहाँ उसके हम पर रूप संधि करते हैं। अवे ही शिवे ही इसके उदाहरण है। तो इस तरह से एंगी पर रूपम ओमांगोष्ठ। अब चलते हैं हम वार्तिककार कात्यायन की तरफ। कात्यायन जी ने पाणिनि व्याकरण का जब अच्छी तरह से शोध किया, विचार किया, तो उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे उदाहरण थे जिनमें भी पर रूप किया जाना अपेक्षित था। तो उन्होंने एक वार्तिक का निर्माण किया, सकंदवादीसु पर रूपम वाच्यम। पहला उदाहरण सकंदु लिखा, इसलिए सकंदवादीसु, सकंदु आदि में है जिसके प्रारंभ में, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सक अंधु सकंधु। अब इसमें गणपाठ में कुछ सूत्र, कुछ शब्द पढ़े गए, उन शब्दों में सभी में हम पर रूप संधि करते हैं, यानी वहाँ ए और ए को दीर्घ नहीं हुआ। सकंधु पर रूप है, करकंधु कर्क अंधु। इसी तरह तीन ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं हमारे, जो एक तरह से हम कहते हैं कि भाई स्वर संधि उसको कहते हैं जहाँ दोनों तरफ स्वर होते हैं, लेकिन ये तीन ऐसे उदाहरण देख रहे हैं जिनमें दोनों तरफ स्वर नजर नहीं आ रहे हैं, प्रथम पद के अंत में व्यंजन नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी अब ये तीन उदाहरण एक विशेष उदाहरण कहे जाएंगे जो अच प्लस अच की स्थिति में नहीं है, या हल प्लस अच की स्थिति में है, लेकिन यहाँ एक टी संज्ञा का प्रावधान है, चौंत्यादि टी, और वो टी मान करके अस सहित का भाग ग्रहण किया जाता है, इसलिए यहाँ जो अस भाग है उसको टी संज्ञा कहा जाता है। लास्ट के अच के पश्चात जो व्यंजन वाला रूप है वो पूरा टी कहलाता है, इसलिए अचोन्त्यादि टी। तो यहाँ अस और ई इन दोनों की जगह पर रूप होकर के ई होगा, अस हटेगा तो मनीषा। इसी तरह यहाँ तो ई ए के स्थान पर ए पर रूप होगा तो पतंजलि। यहाँ पर भी अनोर ए के पश्चात सीमंत है, सीमंत है केशवे से। इसके बाद सार प्लस अंग है, सारंग है, सारंग है पशु पक्षिणों, पशु पक्षी के रूप में ही सारंग होगा, अन्य अर्थों में सारंग बनेगा, वहाँ दीर्घ संधि होगी। तो सार अंग जब पर रूप होगा तो सारंग पशु पक्षी के रूप में आएगा। ऐसा भी पूछ लिया जाता है सारंग कस्मिन अर्थे अस्ति, तो पशु पक्षिणों। इसके बाद हल ईसा, यहाँ पर देखिए ए और ई को गुण हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, जब ई हो रहा है इसका मतलब पर रूप है। मार्त प्लस अंड में भी ए और ए की जगह पर ए ही हो रहा है, मार्तंड है, लांगल ईसा, ये सभी उदाहरण पर रूप संधि के, लेकिन इस पाणिनि के सूत्र के अनुसार नहीं, पतंजलि उसकी कात्यायन की वार्तिक के अनुसार है, सकंदवादीसु पर रूपम वाच्यम। इसके बाद एक और इसमें इस तरह का प्रयोग है, कुछ वार्तिकें और लिखी, सामान्य रूप से ऐसे उदाहरण हैं, जैसे मान लो हम पढ़ते हैं जैसे वकारस्य दंतोष्ठम, तो दंत प्लस ओष्ठम, अब यहाँ दंतोष्ठम और एक होगा दंतोष्ठम। ये दोनों ही राइट होते हैं, क्योंकि ओष्ठ और ओतु शब्द के साथ विकल्प से पर रूप संधि होती है। ओत्वष्टयो समासे वा, समास होने पर, तो यहाँ दंत और ओष्ठ में समास है, द्वंद्व समास है, और द्वंद्व समास के रूप में यहाँ पर इन दोनों में जब संधि होगी तो पहले पर रूप होगी, विकल्प से होती तो एक बार पर रूप और एक बार वृद्धि होगी। लेकिन जब हम उच्चारण स्थान पढ़ते हैं तो वहाँ यही लिखा हुआ है, वकारस्य दंतोष्ठम, सबसे पहले पर रूप ज़्यादा प्राथमिकता से मानी जाएगी, क्योंकि उसका प्रावधान किया गया
ओतवोष्ठयो समासेवा। इसी तरह जैसे बिंब प्लस ओष्ठ बिंबोष्ठ, और एक बार बिंबोष्ठ। एक है प्रश्नवाचक के रूप में, जैसे क्व प्लस एव क्वेव, एवे चानियो। एव शब्द पीछे हो और अनियोग अर्थ हो, अनिश्चितता अर्थ हो, तब वहां पर रूप होता है, इसलिए ए और ए के स्थान पर ए पर रूप हुआ, क्व प्लस एव क्वेव। इस तरीके से ये कुछ विशेष उदाहरण हैं जिनमें भी हम पररूप संधि का प्रयोग करते हैं। तो पररूप संधि एक तरह से वृद्धि संधि की बाधक संधि है, लेकिन वो केवल उपसर्ग और उपसर्ग के पश्चात एंग से प्रारंभ होने वाली क्रियाओं के साथ तथा ओमांगोच्च के द्वारा ओम शब्द और एही यानी आंग उपसर्ग के पश्चात बनने वाले शब्दों के साथ, इनमें हम पररूप संधि करते हैं, इनमें हम वृद्धि संधि नहीं करते। और सकंदवादी सुपररूपम वाच्यम आदि जो वार्तिककार के कथन हैं उसके आधार पर जिन शब्दों में दीर्घ आदि संधि को वाद करके पररूप संधि का प्रयोग किया जाता है, इस तरीके से हम पररूप संधि के उदाहरणों को पढ़ सकते हैं। तो आज हमने गुण, वृद्धि और पररूप पढ़ी है। पहले यण, अयादि और पूर्व रूप पढ़ी थी। बिल्कुल एक एक संधि को आराम से, सभी की अलग अलग पहचान है, अलग अलग तरीके से सभी को पहचान सकते हैं। इस तरीके से इन 6 संधियों का हम प्रयोग करेंगे। इस तरह के उदाहरणों को आप पढ़ें, जितने भी पुस्तकों में उदाहरण दिए हुए हैं उनको इनके आधार पर हल करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।